हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो एमपीपीएससी 2024 का जो प्री का सिलेबस है यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक है संकल्पना एवं विचार। इसके बारे में हम देखने वाले हैं। जो संकल्पना और विचार वाला टॉपिक है ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है। इसको समझने के लिए एक परिपक्व मस्तिष्क या मेच्योर माइंड चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करिएगा इसको समझने की, और समझ में आएगा तो प्लीज बताइएगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला हमारा टॉपिक है एमपीपीएससी में जो प्री का टॉपिक है वो है संकल्पना एवं विचार। संकल्पना एवं विचार ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये संकल्पना क्या है और विचार क्या है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है ये है संकल्पना। संकल्पना, ठीक है, संकल्पना को हम अवधारणा भी बोल सकते हैं और संकल्पना को हम इंग्लिश में कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं क्या चीजें हैं। संकल्पना जो है उसको 3 शब्दों से समझने की कोशिश करिएगा। पहला, संकल्पना मानसिक प्रतीक है, या संकल्पना जो है अमूर्त अनुभूति है, या संकल्पना जो है वो मन की बात है। ठीक है, 3 शब्द आप लोगों को मैं बताया। संकल्पना एक मानसिक प्रतीक है, यानी जो भी संकल्पना होगी वो आपके मस्तिष्क के माध्यम से ही होगी, यानी मानसिक प्रतीक है, मानसिकता की या मस्तिष्क की निशानी है। ठीक है, दूसरा, अगर ये शब्द नहीं समझ में आए तो अमूर्त अनुभूति। अमूर्त का मतलब होता है अदृश्य, मतलब जो चीज दिखाई ना दे उसे अमूर्त कहते हैं। अनुभूति का मतलब होता है फीलिंग्स। ठीक है ना, तो अमूर्त अनुभूति का मतलब हुआ अदृश्य भावनाएं। ठीक है ना, ऐसी संकल्पना, ऐसी अवधारणा जो अमूर्त होगी उसे ही हम इस कंसेप्ट के अंतर्गत रखेंगे, यानी अमूर्त अनुभूतियों को संकल्पना या अवधारणा कह सकते हैं। या और इसी इसको करना चाहे तो मन की बात, जो भी आप मन में बात करते हैं, मन में सोचते समझते हैं, उसी को हम संकल्पना कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब परिभाषाएं देखते हैं, क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो पहली परिभाषा हम देखते हैं, सिद्धांतों विचारों और विश्वास में अंतर्निहित मौलिक इकाई या खंड है। संकल्पना क्या है? सिद्धांतों, विचारों और विश्वास में अंतर्निहित मौलिक इकाई है। यानी जो भी संकल्पनाएं होती हैं वो आपके सिद्धांतों में दिखाई देती हैं, आपके विचारों में दिखाई देती हैं, आपके विश्वास में दिखाई देती है। ठीक है, अब इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। अगर इंग्लिश वालों को समझना है तो इंग्लिश वालों के लिए बता दे रहा हूं, अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक अंडरलाइन प्रिंसिपल थॉट्स एंड बिलीव्स। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ? सिद्धांतों, विचारों और विश्वास में अंतर्निहित मौलिक इकाई है। यानी आपके सिद्धांत हो, आपके विचार हो या आपके विश्वास हो, उन सब में संकल्पनाएं शामिल होती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी संकल्पना है कि कोई मशीन बनाई जाए या कोई काम किया जाए। कोई भी आप काम डिसाइड करते हैं तो इस काम के लिए आपके कुछ सिद्धांत होंगे। ठीक है, इस काम के लिए आपके कुछ विचार होंगे और इस काम के लिए कुछ आपके विश्वास होंगे, कुछ मान्यताएं होंगी। ठीक है ना, तो इन सारी चीजों में आपकी संकल्पना, जो आपकी धारणा थी, वो शामिल होगी। यही कहलाता है सिद्धांतों, विचारों, विश्वास में अंतर्निहित मौलिक इकाई। ठीक है, और इसको आसान करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से आसान कर सकते हैं। ठीक है, अनुभूतियों हेतु संकल्पना आधार है। ठीक है ना, अनुभूतियों हेतु संकल्पना आधार है। यानी अनुभूति का मतलब आप लोगों को बता चुका हूं, फीलिंग्स। जो फीलिंग्स हैं उसके लिए कंसेप्ट बेस है।
यानी कोई भी आपके अंदर फीलिंग आनी है तो सबसे पहले संकल्पना उसकी कैसी है ये डिसाइड करती है कि फीलिंग कैसी आने वाली है। एग्जाम्पल के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल आप लोगों को बता दे रहा हूं, जैसे कोई व्यक्ति शराब, कई लोग शराब पीते हैं अच्छा मान करके, कई लोग शराब नहीं पीते हैं बुरा मान करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसको अच्छा लगना या ना लगना ये संकल्पनाओं पर निर्धारित करता है, ठीक है ना। जैसे किसी की संकल्पना अवधारणा है शराब को लेकर के कि शराब शारीरिक मानसिक आर्थिक धार्मिक सारे तरह का नुकसान करती है। जब उसके अंदर ये संकल्पना आ गई, जब उसके अंदर ये संकल्पना आ गई तो शराब को लेकर के उसकी फीलिंग्स भी खराब होगी, ठीक है ना। मान लो कोई व्यक्ति ऐसी संकल्पना रखा है कि शराब पीने से मेरा टेंशन कम हो जाता है, शराब पीने से मुझे अच्छा लगता है, शराब पीने से अच्छा मेरा दिमाग चलता है, तो उसकी जो संकल्पनाएं थी उसके आधार पर उसको शराब की फीलिंग अच्छी आने लगी, ठीक है ना। तो इस आधार पर क्या कह सकते हैं, संकल्पनाएं आधार है फीलिंग्स के लिए, यानी जो भी आप फील करना चाहते हैं संकल्पनाएं उसके लिए आधार तैयार करेंगे। डायग्राम के रूप में देखिएगा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये कोई पिलर खड़ा किया गया, कोई झंडा लगाया गया, ठीक है ना, कोई फ्लैग है, ये फ्लैग का एक बेस होता है, ठीक है ना। तो इस फ्लैग को, ये जो फ्लैग है, ये जो फ्लैग है झंडा है, इसको हम क्या मान सकते हैं, फीलिंग्स मान लेते हैं। चलिए इसको हमने मान लिया कि फीलिंग्स है, ठीक है ना। और ये जो बेस था इसको हम मान लेते हैं कंसेप्ट, ठीक है ना। तो कंसेप्ट निर्धारित करता है, डिसाइड करता है कि आपकी फीलिंग्स कैसी होंगी, जैसी धारणा वैसी फीलिंग, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये होता है संकल्पना एवं विचार। तो कुछ शब्दों से कुछ परिभाषाओं से समझाने की कोशिश किया। अब देखते हैं संकल्पना हेतु तीन आदर्श, ठीक है ना। जो संकल्पना होती है, संकल्पना है, संकल्पना हेतु तीन आदर्श या आधार है, तीन आदर्श या आधार है, ठीक है ना। पहला क्या है, पहला है आपका मानसिक प्रतिनिधित्व, दूसरा है आपका क्षमताएं, और तीसरा है आपका, दिखाई दे रहा, क्षमताएं, और तीसरा है अमूर्तता, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहेंगे मानसिक प्रतिनिधित्व को कहेंगे मेंटल रिप्रेजेंटेशन, क्षमताओं को कहेंगे एबिलिटी, अमूर्तता को कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। ये तीन चीजें होंगी तभी संकल्पना मानी जाएगी। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। बेहतरीन एग्जाम्पल दे रहा हूं, पीएससी का आपको पेपर देना तो पीएससी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने मन बनाया कि मैं एमपीपीएससी का एग्जाम दूंगा और उस एग्जाम के तहत मैं डीएसपी बनना चाहता हूं, ठीक है ना। तो डीएसपी बनना ये इसकी संकल्पना हो गई, उस व्यक्ति की संकल्पना अवधारणा या कंसेप्ट हो गया कि मुझे डीएसपी बनना है। अब सबसे पहले अगर उसको डीएसपी बनना है तो पहली चीज उसकी होनी चाहिए मानसिक प्रतिनिधित्व, यानी उसको मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, मेंटली उसको प्रिपेयर होना चाहिए, तभी तो कर पाएगा इस एग्जाम को क्वालिफाई। यानी मानसिक रूप से उसके दिमाग में या मस्तिष्क में ये चीजें बैठ जानी चाहिए कि एग्जाम क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसको कैसे पूरा किया जा सकता है, इसके लिए स्टडी मटेरियल्स क्या क्या होंगे। इन सारी चीजों को तैयार करना मतलब मानसिक रूप से तैयार होना। अगर मानसिक रूप से आप प्रेजेंट नहीं हो, रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो अपने आप को, मतलब संकल्पना अधूरी रहेगी। अगर मानसिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, अगर मानसिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो संकल्पना क्या होगी, अवैध मानी जाए, ठीक है ना। यानी कई बार ऐसा होता है कि टीचर आपको पढ़ा रहा होता है क्लास में और आपका दिमाग 2 4 5 मिनट के लिए कहीं बाहर चला गया, यानी शारीरिक रूप से आप मौजूद थे बट मानसिक प्रतिनिधित्व आपका क्लास में नहीं था, मेंटली आप वहां पर प्रेजेंट नहीं थे। 2 4 5 मिनट बाद आप वापस आए तो पता चला टीचर ने कुछ पढ़ा दिया या कुछ चीजें दिमाग से निकल चुकी हैं। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आप शारीरिक रूप से मौजूद तो थे बट मेंटली वहां पर मौजूद नहीं थे, तो संकल्पना आपकी अधूरी रह जाएगी। यानी आपको मानसिक प्रतिनिधित्व दिखाना पड़ेगा, अगर मानसिक प्रतिनिधित्व नहीं है तो संकल्पना अवैध मानी जाएगी। पहला आदर्श था।
ये पहला आदर्श। दूसरा है क्षमताएं। ठीक है, अगर वो क्षमताएं आप में नहीं है तो फिर से जो संकल्पना है वो क्या हो जाएगी, अवैध हो जाएगी। मतलब क्या होगा, जैसे आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको डीएसपी बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखनी पड़ेगी आपकी वो क्षमता है, आपकी औकात है या नहीं है। यानी डीएसपी बनने के लिए, एमपीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपको 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप इतना भी नहीं कर पाते, इतना का मतलब क्या हुआ, आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ सकते हैं, 2 घंटे भी नहीं पढ़ सकते हैं बैठ करके, और फिर भी संकल्पना है आपकी एमपीपीएससी क्वालिफाई करने की, मतलब क्षमताएं आपकी सही नहीं है। जब भी क्षमताओं में विरोधाभास होगा तो संकल्पना अवैध हो जाएगी, संकल्पना परिपूर्ण नहीं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो क्या बोला, पहले आपको मानसिक प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए, दूसरा क्षमताएं होनी चाहिए। छोटा बच्चा मान लीजिए कोई है, 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा, उसे आप क्या सिखा सकते हैं कि बॉटल कैसे खोला जाए, पेन का इस्तेमाल कहां पर होता है, या हम नोट्स को कैसे बनाते हैं, या हम इस कोई चीज किस तरह से खा सकते हैं, किसी चीज का नाम क्या हो सकती है, ये छोटी छोटी बातें आप सिखाएंगे। उसे ये थोड़ी सिखाएंगे कि रॉकेट कैसे बनाया जाता है, कार कैसे चलाई जाती है। ये सारी चीजें समझने के लिए वो उसके अंदर क्षमताएं नहीं है। तो क्षमताओं में जब विरोधाभास होगा तो संकल्पनाएं अधूरी मानी जाएंगी। ठीक है ना, वैसे ही जो चीज संकल्पना आपने बना ली, जिस चीज की संकल्पना बना ली, उसकी क्षमताएं आपने होंगी, तभी संकल्पना वैध होगी, अन्यथा अवैध मानी जाएगी। तीसरा आदर्श या तीसरा आधार देखते हैं, क्या बताया मैं, अमूर्तता। अमूर्तता, अब जो भी संकल्पनाएं होती हैं, अगर उनमें अमूर्तता नहीं होगी तो फिर से संकल्पना जो है वो अवैध हो जाएगी। ठीक है, संकल्पना अधूरी रह जाएगी। अमूर्तता का मतलब न दिखाई देना, न दिखाई देना या अदृश्य होना, यानी जो अदृश्यता है वो संकल्पना का आधार है। जैसे आपके मन में था आपको डीएसपी बनना है, ठीक है ना, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, आपको डीएसपी के अधिकार मिलेंगे, आपको सारी कार्य प्रणाली मिलेगी। ठीक है ना, बट आप क्या करते हैं, तो ये मन में फीलिंग्स है आपके कि बन जाऊंगा तो मुझे यूनिफॉर्म मिलेगा, या बन जाऊंगी तो मुझे यूनिफॉर्म मिलेगा, मुझे अधिकार मिलेंगे, मुझे काम करने के लिए ताकत मिलेगी, वो जज्बा मिलेगा, वो मोटिवेशन मिलेगा, मैं लोगों के लिए काम कर पाऊंगा। ये सारी चीजें आपने कैसे रखी हुई है, मन में रखी हुई है, यानी छिपी हुई बातें हैं। ठीक है, अब मान लीजिए क्या करते हैं आप, डीएसपी का एग्जाम तो देना है आपको, रैंक मिलनी है, यूनिफॉर्म मिलना है, लेकिन आप क्या करते हैं, तैयारी के दौरान ही, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, अभी एग्जाम दिए भी नहीं, और टेलर के यहाँ जाकर के यूनिफॉर्म सिलवा लेते हैं, यूनिफॉर्म को पहन लेते हैं, कोचिंग भी यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, बारात में भी यूनिफॉर्म में जा रहे हैं, रोड में भी यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं, अपने आप को डीएसपी एकदम बना चुके हैं। तो जो चीज अमूर्त होनी चाहिए संकल्पना में, यानी जो चीज अदृश्य होनी चाहिए थी, जो भावनाएं अदृश्य होनी चाहिए थी, वो चीज दिखाई देने लगी, और जब दिखाई देने लगी तो वो संकल्पना नहीं होगी, वो यथार्थता हो जाएगी, यथार्थवाद हो जाएगा। ठीक है ना, तो संकल्पना के लिए छिपा होना जरूरी, संकल्पनाएं, छिपी भावनाएं, छिपी हुई फीलिंग्स, अदृश्य भावनाएं, अदृश्य फीलिंग, न दिखाई देना, अमूर्तता, ये संकल्पना के लिए आधार होता है, बुनियाद होता है, बेस होता है। ठीक है, अगर दिखाई देने लगा तब तो यथार्थ हो गया। डीएसपी बनने के बाद आप ये सपना नहीं देखेंगे कि काश डीएसपी बन जाता, यूनिफॉर्म मिलने के बाद आप ये सपना नहीं देखेंगे कि काश यूनिफॉर्म मिल जाता, क्योंकि वो मिल चुका है। मिली हुई चीज के लिए हम संकल्पनाएं नहीं करते हैं। ठीक है, मेरे पास ये घड़ी है, मेरे पास ये माइक है, मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है, तो मैं अब ये नहीं सोचूंगा कि मेरे पास व्हाइट बोर्ड हो, मेरे पास मार्कर हो, मेरे पास घड़ी हो, ऐसा नहीं सोचूंगा। नहीं होता तब सोच रहा हो। वैसे ही जब संकल्पनाएं मिल जाती है तो उसके बारे में नहीं सोचा जाता, जो चीज सोची जा रही, जो चीज मन में है, मन की बात है, उसे ही संकल्पना कहेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई, आ जाते हैं विचार पर। हमारा जो अगला पॉइंट था, इसमें संकल्पना हमने देख ली, अब हम देखते हैं विचार को। विचार को क्या बोलते हैं, विचार को क्या बोलते हैं, विचार को आइडिया भी बोलते हैं, विचार को थॉट भी बोलते हैं, विचार को ओपिनियन भी बोलते हैं। अब विचार है क्या, तो देखिएगा यहां पर, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क करते हुए सोचना, यानी
आप कुछ मन में सोच रहे हैं, तर्क वितर्क करते हो, मुझे मैं डीएसपी बनूं या डेप्यूटी कलेक्टर बनूं, मैं पीएससी करूं या एसएससी करूं, मैं रेलवे में जाऊं या बैंक में जाऊं, मैं पढ़ाई करूं नहीं करूं, मैं डांस करूं या पढ़ाई करूं, ऐसा कोई थॉट आ रहा, तर्क वितर्क कर रहे हैं किसी चीज को लेकर के या कई चीजों को लेकर के तर्क वितर्क करते हुए सोच रहे हैं, तो वही विचार कहलाता है। विचारों की एक खासियत होती है, ये इनमें स्वतः उत्पन्नता का गुण होता है, स्वतः उत्पन्नता का गुण होता है। ये स्वतः उत्पन्न होते हैं, यानी ये रैंडम थॉट होते हैं, ठीक है ना, या ये सडन थॉट होते हैं, ये सडन थॉट होते हैं, अचानक से आ जाते हैं। पूछोगे सर जी विचार और सोच ये दोनों एक है क्या? बिल्कुल अलग है। बताया पहले, विचार का मतलब होता है तर्क वितर्क करते हुए सोचना, विचार स्वतः उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर सोच की बात करेंगे आप लोग, सोच जो होती है उसमें आप बंदिश लगा सकते हैं, ठीक है, उसमें आप लगाम लगा सकते हैं, उसमें आप प्रतिबंध लगा सकते हैं, उसमें आप रोक लगा सकते हैं, उसमें आप सीमाएं तय कर सकते हैं, उसमें आप सीमांकन कर सकते हैं, उसकी मर्यादाएं बना सकते हैं, कुछ भी बोलिए। यानी सोच का मतलब क्या होता है? सोच पर आपका कंट्रोल होता है, विचारों पर नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे थे, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे थे और अचानक से आपके मन में विचार आ गया कि इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूँ, फेसबुक चेक कर लेता हूँ, व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो विचार अचानक से आया था। अब उसे रोक नहीं सकते थे आप, लेकिन सोच क्या है, आपके अंदर सोच बनी हुई है कि मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो मुझे इन चीजों से दूर रहना है, इनको कम करके रखना है, इनको अपनी लाइफ में बहुत ही कम जगह देनी है, ठीक है ना। तो जब आप ऐसा करते हैं तो वो आपकी सोच हो गई, सोच पर आपका नियंत्रण होता है, विचारों पर नियंत्रण नहीं होता। दिन भर में पता नहीं कितने विचार आते हैं, अच्छे बुरे छोटे बड़े कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सोच पर आपका नियंत्रण होता है कि मुझे क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो विचार और सोच ये हो गए। आप पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो छोटे से एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरह संकल्पना और विचार को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, संकल्पना के बारे में आप लोगों को क्या बताया मैं? संकल्पना में किन चीजों का गुण होता है? पहला, सिद्धांत, विचार और विश्वास, यानी मौलिक इकाई होती है। सिद्धांतों की संकल्पना में हम मौलिक इकाई को देख रहे हैं। दूसरा क्या बताया मैं? 3 आदर्श होते हैं, यहां पर बताइए। संकल्पना में 3 आदर्श होते हैं, दिखाई दे रहा? संकल्पना में 3 आदर्श होते हैं, तो मौलिक इकाई प्लस 3 आदर्श मिलाकर के संकल्पना बनती है। अब मौलिक इकाई में क्या क्या चीजें इंक्लूड है? सिद्धांत, विचार, विश्वास। मौलिक इकाई में क्या क्या इंक्लूड है? सिद्धांत, विचार, विश्वास, ये मौलिक इकाई हो गई। वहीं 3 आदर्श में क्या क्या बताया आप लोगों को? मानसिक प्रतिनिधित्व प्लस क्षमताएं प्लस अमूर्तता, यानी 1 2 3 4 5 6 चीजों को मिलाकर के संकल्पना बना लीजिए, या ये 2 बातों को मिलाकर के संकल्पना बना लीजिए। मौलिक इकाई प्लस 3 आदर्श मिलकर के संकल्पना बनाते हैं। वहीं विचार कैसे बन रहे हैं? विचार कैसे बन रहा है? तो पहला बताया आप लोगों को तर्क वितर्क प्लस स्वतः उत्पन्नता, इन दोनों को मिलाकर के क्या बन गया? विचार बन गया। और अगर हम संकल्पना को मिला दें प्लस विचारों को मिला दें प्लस यहाँ पर शिक्षा को मिला दें, तो बनता है ज्ञान, ठीक है। और अगला हमारा टॉपिक यही है, भारतीय ज्ञान परंपरा, ठीक है ना। तो इतनी बातें समझ में आई होंगी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक हमारा है भारतीय ज्ञान परंपरा, और उसके बाद से देखेंगे भारतवर्ष। इतनी बातों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी बातें बाद में देखेंगे। थैंक्स लॉट, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।